नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे आपको आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण। तो आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण से भी आयोग द्वारा प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न आयोग द्वारा बना है, इस तरह से ऐसे अनेक प्रश्न बनते हैं। जैसे आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया? और एक प्रश्न आयोग द्वारा जैसे बना है कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने पश्चिमी हिंदी को रखा है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ये पश्चिम बंगाल के थे और इन्होंने आर्य भाषा का वर्गीकरण किया है और पश्चिमी हिंदी को रखा है उदच्य, प्रतीच्य और मध्यदेशी और प्राच्य। अब 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपका एक जवाब है, इसको आपको पता करना है। तो इस तरह से माने एक नमूना है, इस तरह से आयोग में प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, हम आज जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कम से कम 20-25 प्रश्न आपको इस तरह से आयोग द्वारा बनने की संभावना है और प्रश्न आ सकते हैं। तो इसे आप जानते रहिए। तो इसके विषय में जानिए कि आधुनिक आर्य भाषा का जो विकास हुआ है, वह विकास किससे हुआ है? विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश का अगर हम खंड करेंगे तो अप धन भ्रंश में घंच प्रत्यय लगा है। तो देखिए, अपभ्रंश और ये घंच प्रत्यय संस्कृत में लगता है, तो इससे जो शब्द बना है उसी का नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम है डॉक्टर हार्नले। ये विदेशी थे। हार्नले। तो हार्नले साहब ने ये वर्गीकरण किया है। सबसे पहले इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वह 4 भागों में है, 4 वर्ग हैं। इन्होंने 4 वर्ग किया है। एक शब्द है इनके वर्गीकरण में जो सब में है, गौड़ियन। तो गौड़ियन शब्द ये को आधार बना करके ये पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन और इसी तरह से उत्तरी गौड़ियन। माने इन्होंने जो आधुनिक आर्य भाषा है इसे दिशा के आधार पर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, गौड़ियन, ये गौड़ियन शब्द कॉमन है इनमें। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है हार्नले और कितने वर्गों में किया है? 4 वर्गों में किया है। और उन 4 वर्गों का आप नाम जानते रहिए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इसके बाद फिर जो दूसरा प्रयास किए हैं वे हैं ग्रियर्सन। तो ये जान लीजिए, हार्नले 1880 ईस्वी में ये वर्गीकरण किया था और ग्रियर्सन साहब 1920 ईस्वी में किए हैं। 1920 ईस्वी में इनका एक ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस ग्रंथ में ग्रियर्सन साहब ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है और इनके वर्गीकरण कितने भाग में है? 3 भाग में, 3 वर्ग किए हैं। एक है बाहरी उपशाखा, पहला है। दूसरा है मध्य उपशाखा और तीसरा है भीतरी उपशाखा। इसे आप लोग जानते रहिए। इस तरह से ग्रियर्सन ने बताया है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1920 ईस्वी में लिखा गया है, इस ग्रंथ में इन्होंने 3 वर्गों में आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण किया। बाहरी उपशाखा में कुछ बोलियों को रखे, फिर मध्य उपशाखा में रखे हैं और भीतरी उपशाखा में इन्होंने रखा है। तो इस तरह से
आप इसे जानते रहिए। इसके आगे फिर एक विद्वान थे सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ऐसे विद्वान थे, ये हिंदी के बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। लेकिन जब भारत जब आज़ाद हुआ तो ये फिर हिंदी के बजाय रोमन लिपि को मान्यता देने के पक्ष में पड़ गए। तो ये ऐसे विद्वान थे कि हिंदी में सेवा किए, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि रोमन लिपि को ही ज़्यादा महत्व दिया जाए और इस देवनागरी को हटा दिया जाए। तो डॉक्टर सुनीत ये कुमार चटर्जी हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने 5 वर्ग किए हैं, माने 5 वर्गों में वर्गीकरण किया है। पहला है उदिच्य, दूसरा है उदिच्य के बाद प्रतीच्य, के बाद है मध्य देशी, उसके बाद चौथा है प्राच्य और 5वां है दक्षिणात्य। तो उदिच्य में इन्होंने, उदिच्य माने होता है उत्तर, जो उदिच्य है उसको आप उत्तर समझिए, जो प्रतीच्य है इसको आप पश्चिम समझिए। मध्य देशी तो मध्य का है, प्राच्य माने पूर्व और दक्षिण माने दक्षिण। तो उदिच्य में इन्होंने सिंधी और पंजाबी, सिंधी है, पंजाबी है और एक भाषा और है लहंदा को इन्होंने माने उत्तर में रखा है। ये सब भाषाएं उत्तर में बोली जाती हैं, सिंधी, पंजाबी और लहंदा। प्रतीच्य माने पश्चिम में, तो पश्चिम में इन्होंने राजस्थानी और गुजराती को रखा है, राजस्थानी और गुजराती को ये प्रतीच्य में रख दिया है। अब देखिए मध्य देशी में इन्होंने पश्चिमी हिंदी को रख दिया है, पश्चिमी हिंदी को किस में रखे हैं, मध्य देशी। और प्राच्य जो पूरब दिशा है उसमें पूर्वी हिंदी के बाद बिहारी भी रख दिए हैं, और बिहारी के बाद उड़िया, असमिया, बंगालिया, उड़िया, असमिया और बंगाली, ये सब पूरब की भाषाएं हैं। तो इन्होंने, सुनीत कुमार चटर्जी ने प्राच्य माने पूर्वी हिंदी को रखा है, बिहारी, उड़िया, असमिया, और दक्षिण में मराठी को रख दिए हैं। ये वर्गीकरण, आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने 5 वर्गों में किया है। 5 वर्गों में तो जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी को सुनीत कुमार चटर्जी ने किस वर्ग में रखा है, ऑप्शन था उदिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशी और प्राच्य। जिसका सही जवाब है मध्य देशी में इन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा है। तो सुनीत कुमार चटर्जी बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं के समकालीन एक थे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा, ये सुनीत कुमार जो चटर्जी ये वर्गीकरण किए हैं, इसी का ये सुधार किए हैं। क्या किए हैं? सुधार किए हैं। इन्होंने अपने वर्गीकरण में माने सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को ही आधार माने हैं। मतलब ये भी 5 वर्ग करते हैं, जैसे सुनीत कुमार चटर्जी ने 5 वर्ग किया था, सेम वैसे ये भी उदिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशी, प्राच्य और दक्षिणात्य को माना है। लेकिन थोड़ा सुनीत कुमार चटर्जी का जो ये वर्गीकरण है इसमें थोड़ा सा सुधार क्या किए हैं, बस सुधार को आप नोट कर लीजिए, बाकी एकदम हूबहू सुनीत कुमार चटर्जी का ही है। तो सुधार में इन्होंने लिखा है मध्य देशी में, अब देखिए मध्य देशी यहाँ है, मध्य देशी में ये सुनीत कुमार चटर्जी लिखे थे पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी तो ये मानते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, ये जो पूर्वी हिंदी है जो ये प्राच्य में रखे थे उसको उठा के मध्य देशी में रख देते हैं, पूर्वी हिंदी को। और उसके बाद देखिए बिहारी को, ये पूर्वी हिंदी के बाद बिहारी को भी रखते हैं, बिहारी। और देखिए पूर्वी हिंदी बिहारी यहाँ से उठाए हैं,
यहाँ रख दिए हैं मध्य देशी में, और इधर राजस्थानी को उठा लिए हैं। ये माने पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, ये मध्य देशी में ये रख दिए हैं। मतलब सारा का सारा जो सुनीत कुमार चटर्जी का वर्गीकरण था, और ये कहते भी हैं कि सुनीत कुमार के वर्गीकरण को ही मैं आधार बनाकर उसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा सुधार मैं लाया हूँ। और जो मध्य देशी में सुनीत कुमार चटर्जी ने मात्र पश्चिमी हिंदी को रखा था, उसी में मध्य देशी में मैं पश्चिमी हिंदी को भी स्थान देता हूँ, पूर्वी हिंदी को स्थान देता हूँ, बिहारी को स्थान देता हूँ, और राजस्थानी को स्थान देता हूँ। और बाकी का जितना है उदिच्य, प्रतीच्य, प्राच्य, दक्षिणात्य, जितने शेष बचे हैं सेम धीरेन्द्र कुमार उतार दिए हैं। इसके बाद साथियों एक विद्वान थे भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी भी वर्गीकरण किए हैं, आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण भोलानाथ तिवारी ने भी किया है। इनको भी आप जानते रहिए। भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी, इन्होंने अपभ्रंश को आधार बनाकर वर्गीकरण किया है। अपभ्रंश, ये अपभ्रंश को आधार बनाए हैं, और अपभ्रंश को आधार बनाकर जो आधुनिक आर्य भाषा निकली है, आधुनिक आर्य भाषा, इससे इसी अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा निकली। ये वर्गीकरण करने वाले हैं भोलानाथ तिवारी। तो इन्होंने भी 5 वर्गीकरण किया है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कितने वर्गीकरण किए हैं, तो इन्होंने 5 वर्ग किए हैं। ये 5 वर्ग इन्होंने भी किया है। अब देखिए इन्होंने, जैसे सौरसेनी एक अपभ्रंश है, सौरसेनी, ये सौरसेनी अपभ्रंश को ये मानते हैं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती माने मध्य में है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से ये जो आधुनिक आर्य भाषा निकली है, उसमें पश्चिमी हिंदी को स्थान देते हैं। पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी है, उसके बाद गुजराती भी है, गुजराती भी है। और जान लीजिए गुजराती के बाद ये पहाड़ी को भी, पहाड़ी माने, अब देखिए इन्होंने किया क्या है। भोलानाथ तिवारी सौरसेनी अपभ्रंश में ही, जबकि अगर आप गौर करेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश से सिर्फ पश्चिमी हिंदी निकला है, और विद्वान जो, और राजस्थानी उपनागर में है। नागर अपभ्रंश से गुजराती निकला है, खस से पहाड़ी निकला है। तो माने ये जितने भी हैं ये सौरसेनी अपभ्रंश के भेद करते हैं। एक नागर, उपनागर, खस माने पहाड़ी, और ये सब को सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत रख देते हैं। कौन? भोलानाथ तिवारी। तो ये आप समझते रहिए कि ये सौरसेनी या मध्यवर्ती में इन्होंने इतने माने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी को रखा है। इसके बाद मागधी है। मागधी की अगर हम दिशा बात करें तो पूर्वी है। तो इसमें मागधी में देखिए बिहारी को रखे हैं, अब बंगाली भी होगा, असमिया भी होगा, उड़िया, असमिया, माने बंगाल, उड़ीसा, असम और बिहार को भी ये रख दिए हैं भोलानाथ तिवारी ने मागधी के अंतर्गत। माने मागधी अपभ्रंश से ये बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया जो है बना है आधुनिक आर्य भाषा। उसके बाद ये अर्ध मागधी रखते हैं। उसके बाद अर्ध मागधी माने आधा मगध, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो ये जो है मध्य पूर्व में आएगा, मध्य पूर्वी, मध्य पूर्वी में। इसमें इन्होंने सिर्फ पूर्वी हिंदी को रखा है, जिससे आगे चल के अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी निकलता है। देखिए सौरसेनी मागधी, अर्धमागधी के बाद इन्होंने महाराष्ट्री को रखा है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से ये बताते हैं कि मराठी निकला है। मराठी जो है महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकला है। इसके बाद एक भेद और ये करते हैं, 1 2 3 4, एक भेद है ब्राचड़ पैसाची।
ब्राचड़ पैसाची भी अपभ्रंश है और इसको इन्होंने पश्चिम उत्तर कर दिया है, पश्चिमी उत्तर के अंतर्गत रखा है। और इसमें आने वाली भाषाएं हैं सिंधी, लहंदा और पंजाबी। मतलब आप अगर गौर करेंगे तो लगभग जो है सब थोड़ा थोड़ा अंतर किए हैं, बाकी है वही। इनका एक जो ये प्रयोग हो गया है भोलानाथ तिवारी का कि सौरसेनी के अंतर्गत ही राजस्थानी माने उपनागर अपभ्रंश, गुजराती माने नागर अपभ्रंश, पहाड़ी माने खस अपभ्रंश को सौरसेनी का क्षेत्र इतना व्यापक बता दिए हैं कि उसमें सब डाल दिए हैं। तो भाई विद्वान है, इनका ये वर्गीकरण है, इसमें कोई इसको आप स्वीकार करिए। आयोग पूछता है भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्गीकरण, तो आप प्रश्न बनेगा, आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद साथियों एक विद्वान और हैं जिन्होंने दमदार वर्गीकरण किया है। ये पंजाब के हैं, लेकिन हिंदी में इनकी अनवरत सेवा रही। जब तक ये गोलोकवासी नहीं हुए तब तक ये हिंदी की सेवा करते रहे। इनका नाम है डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी बताते हैं कि एक हिंदी वर्ग है, एक अहिंदी वर्ग है। अहिंदी वर्ग, अब इन्होंने दो वर्ग किया है। माने अगर हरदेव बाहरी के अनुसार पूछा जाए कितने वर्ग हैं, तो आपका जवाब होगा 2 वर्ग। तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत आप समझ लीजिए राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी है और बिहारी है। ठीक, और यही हिंदी की वास्तव में 5 उप शाखा है, उपभाषा है। हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी, यही 5 उपभाषा को मान्यता भी दिया गया। इन्हीं 5 उपभाषा में से 18 बोली क्या निकली है, 18 बोली निकली है। तो इसे आप जानते रहिए। ये वर्गीकरण हरदेव बाहरी साहब करते हैं हिंदी वर्ग में। अब अहिंदी वर्ग को इन्होंने 4 भाग कर दिया। उत्तरी माने उत्तर में अब बचता क्या है, नेपाल बचता है, तो नेपाली भाषा है। नेपाल एक देश है, लेकिन नेपाली भाषा भी भारत में बोला जाता है। और पश्चिमी में इन्होंने पंजाबी के बाद सिंधी और गुजराती को रखा है। गुजराती, सिंधी और गुजराती को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा है। उसके बाद दक्षिण में आ जाइए, दक्षिणी के अंतर्गत इन्होंने मराठी को रखा है और एक भाषा सिंहली को रख दिए हैं, सिंहली, तो ये दक्षिण में रखे हैं। उसके बाद पूर्वी में आ जाइए, पूर्वी के अंतर्गत इन्होंने उड़िया को रखा है, उड़ीसा में जो बोला जाता है उड़िया, और उसके बाद बंगाली है और असमिया। इस तरह से हरदेव बाहरी साहब ये 2 वर्ग करते हैं, एक हिंदी वर्ग है, एक अहिंदी वर्ग है, अहिंदी वर्ग। तो इस तरह से देखिए हिंदी वर्ग में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, जो 5 उपभाषा, इसी से 18 बोली जो सर्वमान्य है। आयोग में ये भी इस तरह से प्रश्न बनते हैं साथियों। इस तरह से आधुनिक आर्य भाषाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग अपना स्नेह, प्यार और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।